हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, मतलब उसमें बात की गई है अशोका द ग्रेट की। तो इसका नाम जो है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्धों को त्याग दिया। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 8। इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी जो है लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ जो आपके लाइफ में और आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो प्लीज़ अगर आप आज की टिप्स जो है मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज हमारे नए चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो अशोका जी हैं वो मौर्य साम्राज्य से ही बिलोंग करते थे। तो पहले उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम अशोका के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य मगध का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। और मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा जाता है कि कौटिल्य ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि मतलब धारणाएं हैं, लोग कहते हैं कि नंद वंश का जो राजा था घनानंद, उसने कौटिल्य जी का काफ़ी अपमान किया था भरी सभा में। तो उसी समय उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस वंश का नाश कर दूंगा। तो उसके बाद ये चंद्रगुप्त के संपर्क में आए, उन्होंने उनके अंदर वो गुण पाए, वो उन्होंने उनको देखा कि ये इंसान जो है वो एक अच्छा शासक बन सकता है। तो उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो 324 ईसा पूर्व में रखी थी। और यूनानी स्रोतों से पता चला है कि चंद्रगुप्त जो है सिकंदर से मिले थे जब वो अपने पंजाब अभियान पर थे। बाकी उन दोनों के मिलने की कोई भी जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य जो हैं उनके काफ़ी नाम हैं, हमें बार बार पूछ लेते हैं तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। अब तो चाणक्य को ही कौटिल्य, और उनके जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था। इन्होंने एक प्रमुख किताब लिखी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र। इस समय मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी जो है मिलती है। और चाणक्य जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में ही कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके अपने वंश की नींव डाली थी। सिकंदर और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो समकालीन माने जाते हैं। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सिंधु नदी पार करके यूनानी शासक आए थे सेलुकस निकेटस, उनसे युद्ध किया था और बाद में इनके बीच संधि भी हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप सोचे कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मैगस्थनीज आए थे। ये यूनानी शासक जो थे सेलुकस निकेटस, इनके राजदूत थे। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम मौर्य वंश के बारे में जानना चाहें तो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, क्योंकि मगध का एक शक्तिशाली अगर वंश किसी को कहा जा सकता है तो वो है मौर्य वंश। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य पर जो राज किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन मुनि जो थे भद्रबाहु, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा जो थी किसने दी थी। ठीक है, तो भद्रबाहु ने उन्हें जैन धर्म की दीक्षा दी। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, वहाँ पर जाकर उन्होंने संलेखना विधि बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आप आमरण उपवास रखते हैं इसमें। ठीक है, तो आमरण उपवास उन्होंने रखा और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य देखो कितने महान वो थे कि इतना संपूर्ण राज्य वो उन्होंने उसका काफ़ी विस्तार किया, अपने साम्राज्य को
बहुत बढ़ाया, पर अपना अंत समय जो है उन्होंने सन्यासियों की तरह व्यतीत करते हुए आमरण उपवास रखा और अपना शरीर जो है उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के टाइम पर भी कौटिल्य या चाणक्य ही जो थे उनके प्रधानमंत्री रहे और वो ही उनके सलाहकार जो है माने जाते हैं। तो वो बिंदुसार गद्दी पर उस टाइम बैठे और दिव्यवादन से पता चलता है कि बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुशील और अशोका। तो सुशील को जो है उन्होंने तक्षशिला और अशोका को उन्होंने उज्जैन का वायसराय नियुक्त कर दिया था। और ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है कि किसके दरबार में कौन सा राजदूत आया। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको लिख लेती हूँ कि प्लिनी का कहना है कि मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फिया ने डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो डायोनिसियस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आते हैं कि कौन से शासक के टाइम पर कौन सा राजदूत आया था, तो इन चीज़ों को हमें याद करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिंदुसार की राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था, जिसने संभावनाएं बताई थी कि आजीवक संप्रदाय जो है काफ़ी अपने चरम पर पहुंचेगा। तो उस टाइम पर आजीवक संप्रदाय काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। ठीक है, वो नी बौद्ध धर्म को उस टाइम मानते थे, परंतु आप सब जानते हैं कि अशोका द ग्रेट ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जैन धर्म। ठीक है, तो ये अलग अलग शासक अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। अब बात करते हैं अशोका द ग्रेट की। ठीक है, अशोका जो है वो 273 ईसा पूर्व में शासक बने थे। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्हें राज सिंहासन दे दिया गया। या बहुत लोगों की धारणाएं भी है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार उनकी माता का जो नाम था सुबदांगी था, या फिर उनको कल्याणी भी कहा जाता था। ठीक है, ये थी इनकी माता। अब बौद्ध धर्म में परंपराएं बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, तो उनमें कहा गया है कि अशोका जो है प्रारंभ से ही बड़े निर्दयी थे, क्रूर थे। उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है राज सिंहासन को प्राप्त किया था, ऐसी धारणाएं हैं। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि अशोक ही जो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख और स्तंभलेख ये सब लिखवाए थे। तो अशोक के शिलालेख जो है भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं। कुल मिलाकर 37 स्थानों पर इनको उपलब्धता इनकी मिली है। ये होते हैं कि किसी पत्थर पर कोई शासन के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में, कार्य के बारे में लिखवाते थे। ठीक है, और ये जो थे हमारे अभिलेख या शिलालेख, ये 4 अलग अलग लिपियों में उत्कृष्ट किए गए थे। कि अफ़गानिस्तान क्षेत्र में जो लिखे गए हैं वो है यूनानी और अरमाइक भाषा और लिपि में, पाकिस्तान क्षेत्र में प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में, और अन्य सभी जो क्षेत्र हैं उसके वहाँ के जो स्तंभ और शिलालेख है वो प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ चित्र है इसमें, देखो ये ऐसे उत्कीर्ण करवाया करते थे पत्थरों पर, क्योंकि उस टाइम ये जो चीज़ें हैं देखो आज भी हमें मिली है और टूट फूट गई है काफ़ी समय होने के उपरांत, तो चीज़ें नष्ट होने लगती है। तो ये कुछ टूटी हुई हैं, तो इस तरीके से वो पत्थरों पर अपने कार्य को, अपने शासनकाल के बारे में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब चीज़ें उत्कीर्ण करवा दिया करते थे, ताकि हम उससे जानकारी ले सकें, लोग उनसे सीख सकें। ठीक है, ये है देखो, इस पे भी लिखा गया है। और एक अशोक के टाइम पर एक ही बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है कलिंग पर विजय पाई थी। कहा जाता है कि ये बहुत ही भीषण युद्ध था। और अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता और उसके उत्पन्न जो कष्ट हुए थे उनका वर्णन किया गया है। और अशोका ने जो है अपनी 2 राजधानी बनाई थी। ठीक है, उनकी कितनी राजधानी थी? 2।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो सके एग्ज़ाम वगैरह में। क्योंकि बाहर से आप अलग अलग बुक्स में से उठा के इनको लिखोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यही आग्रह करूँगी कि आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए ताकि आपकी काफ़ी मदद हो। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इतना टाइम नहीं रहता कि हम सारी किताबें उठा सकें, तो हमें ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम उन सबको रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी राजधानी की। जो उनका उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी उन्होंने तोशली बनाई, और जो उनका दक्षिण केंद्र था उसकी जोगठ। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है एक, मतलब वही अभिलेख लिखा हुआ है पत्थरों पर कि नंदराज जो थे कलिंग के राजा थे। मतलब कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें बात की गई कि नंदराज जो है कलिंग के उस टाइम राजा थे, और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। और कहा जाता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बना लिए गए थे, और कई लाख लोग इस युद्ध में बर्बाद हो गए थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं युद्ध होता है तो क्या क्या परेशानियां सामने आती है। ठीक है, और दिव्यवादन के अनुसार अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे और अशोक जो है कौन से धर्म को मानने वाले थे। तो जो अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपनाया था, और बौद्ध धर्म की जो उनको शिक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा किसने दी थी। और फिर बात करते हैं कि अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य 50 वर्ष तक चला, और लगभग 7 जो मौर्य शासक थे गद्दी पर बैठे। तो अंतिम मौर्य शासक जो है उसकी बृहद्रथ था, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, बृहद्रथ है, उसकी हत्या कर जो उनका सेनापति था पुष्यमित्र सूंग, उसने सूंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम महान शासक था वो अशोका ही था। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया। तो अशोक का धम्म जो है काफ़ी प्रचलित है। तो अशोक का धम्म क्या है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि अशोक ने अपने शिलालेख में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं है, लेकिन एक नैतिक नियम है, एक सामान्य आचार संहिता है। मतलब हमारा व्यवहार, हम किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वो सब चीज़ें मायने रखती है। दूसरा शिलालेख में अशोक स्वयं एक प्रश्न उपस्थित करते हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि धर्म है क्या। ठीक है, तो फिर अशोक ने कहा है कि अशोक ने नैतिक शिक्षाओं को साक्षी सिद्धांत के रूप में अपनाया था, और जीवन के हर क्षेत्र में उनको वो पालन करने पर बल देने लगे थे। तो अशोक का जो धम्म है उसे हम कह सकते हैं कि सदाचार एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक आचार संहिता है बस। ठीक है, खुद के जीवन को हम किस तरीके से जी रहे हैं, कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ सदाचार से या उनका अपमान करते हैं, उन चीज़ों को ही धम्म में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो शासक थे वो उस टाइम पर रहे हैं। तो अशोक के शिलालेख है एक, उसमें 5 राजाओं का उल्लेख जो है मिला है। तो पहले नंबर पर हैं सीरिया के राजा एंटीओकस। ठीक है, और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फिया, मकदूनिया के शासक एथिगोनस, साइरीन के राजा गोमास और और एपाइरस जो है उनके शासक थे अलेक्जेंडर। तो 13वां जो शिलालेख है इनका अशोक का, उसमें इन 5 राजाओं की बात कही गई है, उनके बारे में लिखा हुआ है वहाँ पर कि उस टाइम पर ये राजा थे। ठीक है, ये देखो अशोक का स्तंभ है जो हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, ये जिसमें चारों तरफ शेर बने हुए होते हैं ना, ये वो है अशोक स्तंभ, इसका चित्र एक आपने देखा भी होगा वैसे। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में, मतलब ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था तो ये चारों तरफ उसी का प्रचार प्रसार करने लगे थे। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र पुत्री को ही भेजा था। उनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम जो है संघमित्रा था। तो और ये मैंने आपको पहले बताई है कि सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने ही बनवाया था। और भारत में शैलकृत गुफाओं की परंपरा मौर्य काल में ही आरंभ की गई थी। मतलब शैलकृत गुफाएं जो बनाई गई हैं वो मौर्य काल में ही शुरू की गई थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप इनका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मौर्य काल
कला और स्थापत्य के जो कुछ उदाहरण हैं उस टाइम पर, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि पाटलिपुत्र में एक राजमहल था और नगर अवशेष। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने एक बहुत ही भव्य सुंदर जो है लकड़ी का महल बनवाया था, परंतु वो एक भीषण आग लगने के कारण नष्ट हो गया। ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे है अशोक के स्तंभ और स्तंभशीर्ष, और बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में शैल चैत्य गुफाएं हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर जो बनी हुई हैं। और मौर्य काल की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो भी बहुत ही भव्य दिखाई देती है। ठीक है। और ये इस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि मैगस्थनीज यहाँ पर आए थे। तो मैगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार, मतलब उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने यहाँ पर दास प्रथा का कोई भी बात नहीं कही है। उनका तो ये कहना था कि भारत में दास प्रथा उस टाइम पर नहीं थी। परंतु आप सब जानते हैं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है उस टाइम के बारे में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया गया था। ठीक है। तो सिंचाई में, और उस टाइम पर जो सिंचाई व्यवस्था की जाती थी उस पर बहुत ही ध्यान लोगों का था। तो वहाँ पर जो है जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर जो थे पुष्यगुप्त, उन्होंने एक सुदर्शन झील का सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख जो है उस टाइम पर मिला है। तो मौर्य वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, अशोक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, वो मैंने आपको पूरी देने की जो है पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे सेशन की, जिसमें हम बात करते हैं अपने टिप्स के बारे में। ठीक है। तो टिप्स की बात अगर हम करें तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है वो नहीं जानती कि उनको किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना, कौन से लोगों से दूर रहना चाहिए, वो नहीं जानते। तो इसीलिए संगति का, आप सब नहीं सुना होगा कि संगति का इंसान के जीवन पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसी संगति होती है ऐसा इंसान बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा इंसान भी बुरी संगति में पड़कर बिगड़ जाता है, उसका जो है जीवन नष्ट हो जाता है। पर बहुत से ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आते हैं जिसमें जो है बुरा इंसान एक अच्छी संगति में जाकर सुधर जाता है। आपने उंगली माल की कहानी तो सुनी होगी। तो वो गौतम बुद्ध के संपर्क में आने से उसका जीवन देखिए कितना परिवर्तित हो चुका था। उसने अपना जो सब बुरे काम थे वो छोड़ दिए थे। ठीक है। तो ये संगति का ही असर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें किस तरीके के लोगों के साथ जो है रहना चाहिए और किस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो पहला मैं कहूँगी कि पहले वो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने गोल को जो है सेट करके उसके हिसाब से इंसान तैयारी करता है, पढ़ाई करता है ना। पर हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, बहुत बार ऐसा होता है वो हमें भटकाने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो उनको खुद कुछ सेट होता है, ना तो वो दूसरों को करने देते हैं। ठीक है। तो पहला ये है कि वे लोग जो जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा ही वे भी अपने लिए सोचते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप कुछ बनना चाहते हैं तो सामने वाला भी कुछ बनने के लिए कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ऐसे लोग ठीक होते हैं, क्योंकि वो ना तो आपका टाइम वेस्ट होने देंगे और ना ही खुद का टाइम वेस्ट वो करते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। ये लोग अच्छे होते हैं क्योंकि वो खुद भी अच्छी बातें ही करेंगे और आपको भी अच्छी बातें ही बताएंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे के साथ मोस्टली वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है। तो अच्छे लोगों के संपर्क में हमें रहना चाहिए और अच्छे से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और एक ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए आप भाई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपको आके डिस्टर्ब करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके कुछ दोस्त हैं, मतलब चलो मैं अपनी बात लेकर चलती हूँ कि मेरे 2 तरह के दोस्त हैं। ठीक है। एक आते हैं, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो वो मुझे आके डिस्टर्ब करते हैं। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूँगी तो वो मेरे पास आकर जो है बैठ जाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि एकांत में ही इंसान पढ़ सकता है, अगर कोई उसके सामने आकर बैठ जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाता। तो वो 1 दिन ऐसा करते हैं, 2 दिन ऐसा करते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई ये मेरा पढ़ने का टाइम है और मुझे काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तो प्लीज़ आप उस टाइम पर मत आया कीजिए।
तो अगर जब भी फ्री होते हैं, मैं आपको फ्री दिखती हूँ, तो तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा कहने के बाद उनको जो है उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए इन दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा दूर रहने लगे। और एक मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको मैंने ये बात कही तो उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने समझा मेरी बात को कि हाँ भाई, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये एटीट्यूड है, इसमें पढ़ना है, मतलब शो ऑफ करते हैं, ईटीसी लोगों की अलग अलग धारणाएं हो जाती है, ठीक है। पर जो सच्चा इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, वो आपको समझेगा और वही आपका सच्चा मित्र है। उसी को आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो जो मेरे दूसरे दोस्त थे उन्होंने मेरी बात को समझा और पॉजिटिव वे में उसको लेकर गए, और उसने भी ऐसा ही करना शुरू किया। वो भी मतलब पढ़ाई के टाइम पर दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते थे, और तो इससे उस पर भी देखो पॉजिटिव तो वो पड़ा इफ़ेक्ट, और हम मतलब हमें भी डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे। तो यही बात होती है अच्छे इंसान की और गलत इंसान की। तो जो पहले वाले थे जिन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू किया था, उनकी लाइफ आज भी कुछ नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करते थे खुद भी और दूसरों का भी करते थे। लेकिन जो दूसरी मेरी दोस्त थी, उसने आज बहुत कुछ जो है जीवन में प्राप्त कर चुका है। मैं भी अच्छी जॉब कर रही हूँ और वो भी। तो ऐसा ही होता है। तो देखिए, संगति अगर हम सही रखेंगे और बुरे लोगों को खुद से दूर रखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि संगति का असर खूब इंसान के जीवन पर पड़ता है। ये बातें मिथ्या नहीं है कि हम गलत लोगों के साथ रह रहे हैं तो हम खुद ठीक होने चाहिए, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बहुत लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। तो ये मैं तो गलत मानती हूँ। तो हमें संगति अपनी सुधार कर रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। और जो आपको लगे कि हाँ भाई, ये मेरे जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, उसमें बाधा बन रहा है, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। प्यार से कहो, बट फिर भी थोड़ा दूरी बना कर रखो, ठीक है। तो जो और एक मेन चीज़ बात मैं कहूँगी कि जो आपकी फैमिली है, वो फैमिली, परिवार वाले, बहन भाई, सब आपके बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, हमेशा आपको समझेंगे, ठीक है। तो परिवार के लोगों को हमेशा उनसे कनेक्ट, उनके टच में रहना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते हुए पूरा दिन तो कोई नहीं पढ़ सकता। तो जब भी हमें टाइम मिले तो उनसे हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सपना है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपसे इंस्पायर हो, जिनसे आप इंस्पायर हो सके, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, मतलब क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको आप अपना आइडल बना के चलते हैं, भाई उनसे सीख रहे हैं हम, है ना, कि भाई उस बंदे ने इतना अचीव किया है तो मुझे भी उस मुकाम पर पहुंचना है। तो ये हम जो है उनसे इंस्पायर हैं, तो उनसे कुछ सीख रहे हैं, और हमें खुद को भी इस काबिल बनाना चाहिए कि कोई हमसे भी कुछ सीख सके, ठीक है। तो हमें अपने परिवार का भी हमेशा साथ देना चाहिए, ठीक है। खुद से बात मतलब खुद को समझो, और अपने आप को हमेशा देखो, सही पर दिखाना तो एक अलग चीज़ है, पर हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें। तो जो ड्रीम है हमने देखा है, उसे पूरे करने के लिए हमें जो है पूरी मेहनत करनी चाहिए और लगन से उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो चीज़ें हमें हमारे लक्ष्य से दूर करे, उसे अपने जीवन से दूर करना सीखो, अच्छे लोगों के साथ रहना सीखो, और ज़िंदगी में बस आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो अपने जीवन को, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर जाते हैं। पर अगर बहुत, आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि खरगोश ने सोचा भाई मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तो पहुँच ही जाऊँगा, तो वो अगर रास्ते में सो गया। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें कंटिन्यूटी जो है अपनी बनाए रखनी है, और निरंतर पढ़ते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी टिप्स, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके, उनको भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। और इस चैप्टर की मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें और इसका नोट्स जो है आप बना सकें, ठीक है। क्योंकि वीडियो को बार बार पोस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं मानती हूँ कि होती है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जो है आप क्लिक कर सकते हैं,
तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मैं आज मतलब कंटिन्यू लगी हुई हूँ और धीरे धीरे ग्रो भी करूँगी। आप सब मेरा साथ दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की जो है मुझे बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।